Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Waheed. Today I will discuss sinusoidal current. This lecture is the part of Physical Agents and Electrotherapy 1 lecture series. साइनोसॉइडल करंट के अगर हम नाम की तरफ देखें तो इसका नाम साइनोसॉइडल क्यों है? क्योंकि ये साइन वेव साइनसॉइड वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे ये करंट प्रोड्यूस होता है तो एक साइन वेव बनती है और उसकी स्मूथ रिपीटेटिव ऑसिलेशंस होती हैं। इसी वजह से इस करंट का नाम है साइनोसॉइडल करंट। इवनली ऑल्टरनेटिंग करंट है, लो फ्रीक्वेंसी करंट है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज तक होती है। अगर हम देखें तो ये 100 स्टिमुलाई पर सेकेंड प्रोवाइड कर रहा होता है और इसका पल्स ड्यूरेशन देखें तो वो है 10 मिलीसेकेंड। इसके बाद अगर हम देखें तो जिस वोल्टेज से प्रोड्यूस हो रहा होता है वो 60 to 80 वोल्ट का होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। मल्टी वाइब्रेटर सर्किट पे प्रोड्यूस होता है जो 100 पल्सेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं पर सेकंड में। उसमें एक डायरेक्शन में 50 होती हैं और दूसरी डायरेक्शन में 50 होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इवनली ऑल्टरनेटिंग करंट है, दोनों साइड्स पे इसके वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इसी वजह से 50 आपको एक डायरेक्शन में मिलेंगी और 50 आपको दूसरी डायरेक्शन में मिलेंगी। इसको हम सर्ज फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और अनसर्ज फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। सर्ज होता है जब आप फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वगैरह चेंज करते हैं इस करंट की फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, उसको हम कहते हैं सर्जिंग करंट। सर्ज हम इसको इसलिए करते हैं जब हमें रिथमिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन टाइप मूवमेंट चाहिए हो तो हम इस करंट को सर्ज करते हैं और हमें वैसे रिथमिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टाइप मूवमेंट मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है साइनोसॉइडल करंट का पेन को रिलीव करने में और एडिमा या स्वेलिंग को रिलीव करने में। तो इसका पेन रिलीव करने में और एडिमा रिलीव करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम रोल है। और जब भी इसको हम सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हम इसको हमेशा लार्जर एरिया पे इसे अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमें लोकल मसल स्टिमुलेशन के लिए इसको अप्लाई नहीं करेंगे, लार्जर पैड्स यूज़ कर रहे होते हैं, लार्जर एरिया को कवर करता है ये करंट। ऑल्टरनेटिंग है, जैसे मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है वैसे कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और आपके मसल्स को टोन अप करता है, मसल बल्क को बढ़ाता भी है। साइन वेव की अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके एक एम्पलीट्यूड होता है, एक पीरियड होता है। एम्पलीट्यूड जब करंट जो है या वोल्टेज है जो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, जो आपको ए से ज़ाहिर हो रहा होगा येलो बॉक्स में, तो ये जो पूरी जो एरो से निशान शो हो रहे हैं ये एम्पलीट्यूड है। यानी कि कितना करंट पीक पे पहुंचता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और पीरियड हम बेसिकली जब भी एक साइकिल कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं पीरियड। यानी एक साइन वेव ऊपर की तरफ गई, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आई और फिर वो रुक गई, तो ये पूरा एक साइकिल बनेगा। जो भी वेव फॉर्म है उसके जो दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं जब वो पूरे एम्पलीट्यूड पे पहुंच रही है, एक साइकिल का एम्पलीट्यूड से लेकर दूसरे साइकिल के एम्पलीट्यूड तक का जो बीच का डिस्टेंस होता है जो टी से हम डिनोट कर रहे हैं और ये आप ग्रीन एरो से देख सकते हैं, ये है टोटल पीरियड। इसको आप ऊपर वाली डायरेक्शन में भी देख सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। इसको हम पीरियड से ज़ाहिर कर रहे हैं टी से। फ्रीक्वेंसी हम देखें नंबर ऑफ साइकिल ऑफ साइन वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जितने साइकिल रिपीट हो रहे होते हैं साइन वेव के उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ से जाहिर करते हैं और इसको डिनोट करते हैं हर्ट्स की फॉर्म में। एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड में हमारे पास दो तरह की टाइप होती हैं, एक पीक एम्पलीट्यूड होता है और एक पीक टू पीक एम्पलीट्यूड होता है। पीक एम्पलीट्यूड जब वो अपने पूरी एम्पलीट्यूड वोल्टेज करंट अपने पूरे पीक पे पहुंच रहा है जिसको हम कहते हैं पीक एम्पलीट्यूड। अब पीक टू पीक क्या है? जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है आपकी वेव एंड देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है पीक पे वेव, तो जो दोनों का डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे पीक टू पीक। यानी अपवर्ड डायरेक्शन का पीक से लेकर डाउनवर्ड डायरेक्शन की पीक तक जो एम्पलीट्यूड है उसको हम पीक टू पीक एम्पलीट्यूड कहेंगे। जनरल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइनोसॉइडल करंट। अब हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लेते हैं। जनरली क्या हो रहा होता है जब भी आप इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं बॉडी में साइन वेव, तो हमारे आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है और जब भी आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो जो नर्व मेम्ब्रेन है उसके इर्द गिर्द वो एक्टिवेट हो जाएगी और जब नर्व मेम्ब्रेन एक्टिवेट होगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी। और अगर यही सेम प्रोसीजर बॉडी टिश्यूज़ पे होगा तो आयनिक मूवमेंट होती है टिश्यू की और फ्लूइड की वो चेंज हो जाएगी।
और अगर हम देखें सेंसरी नर्व या मोटर नर्व पे क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो रहा है, तो जब भी सेंसरी नर्व पे आपको माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन मिल रही होती है, क्यों मिलती है, वहाँ पे वेजोडाइलेशंस होती हैं और वेजोडाइलेशन की बेसिस पे प्रिकलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होगी, और प्रिकलिंग सेंसेशन जब भी प्रोड्यूस होगी, जो एक्सीडेट्स है वो ऑब्जॉर्ब होगा क्योंकि वहाँ पे वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। मोटर नर्व की बात करें तो मोटर नर्व पर टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इस करंट को सर्च करते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरप्शन मिले, मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम मिले। और उसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा होता है। इसका इन्फ्लेमेशन कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल है। जो एक्सुडेट्स होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जो नहीं चाहिए होता, वो अब्जॉर्ब हो रहा होता है। देन हम देखें इफेक्ट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने देखा कि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी बेसिस से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, वेनस लिम्फेटिक रिटर्न बढ़ता है, उसकी बेसिस पे स्ट्रेंथनिंग होती है मसल की, और जो मसल बल्क है वो बढ़ता है। डिनर्वेटेड मसल्स की हम बात करें तो साइनसॉइडल करंट जो है वो इतना कंफर्टेबल करंट नहीं है, तो इस करंट को अगर किसी पेशेंट के लिए कंफर्टेबिलिटी के लिए यूज़ करें तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। इसीलिए हम इसको डिनर्वेटेड मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। केमिकल इफेक्ट्स की बात करें, इवनली ऑल्टरनेटिंग करंट है, केमिकल एक्शंस इतना नहीं होते हैं, तो जब केमिकल एक्शंस नहीं होते हैं, केमिकल बर्न होने के जो चांसेस हैं, डेंजर है, वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी इस करंट के दोनों फेजेस की बात करें तो हर साइकिल में आइडेंटिकल होते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड होते हैं टर्मिनल के साथ हमेशा। फिर हम बात करते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ साइनसॉइडल करंट की। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, प्राइमरीली रोल है। इनोवेटेड मसल्स के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब भी पेशेंट को मसला होगा वॉलंटरली मसल्स को मूवमेंट करने में, तो हम साइनसॉइडल करंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फेराडिक करंट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू साइनसॉइडल करंट। ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, लिम्फेटिक और वेनस ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है। देन हम क्लिनिकल इंडिकेशंस की बात करें, पेन कंट्रोल करने में इसका बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट रोल है। मैंने जैसे आपको बताया कि लार्जर एरिया पे आपको पेन कंट्रोल करना है, लार्ज मसल्स एरिया पे, तो आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आप इसको अनसर्च फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्च फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पेन कैसे कंट्रोल करता है, आपके जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जा रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। जैसे पेन गेट मैकेनिज्म काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है। जैसे टेंस काम करता है, बिल्कुल ये टेंस की तरह ही काम कर रहा होता है। लेकिन इस करंट का अगर हम देखें नुकसान क्या है कि रैपिड पेन में यूज़फुल नहीं होता। रैपिड पेन वो होता है कि पेन आपको कोई और एरिया में है और किसी और एरिया में महसूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अक्सर आपने देखा होगा हार्ट अटैक का पेन डेंटल दांत तक जा रहा होता है, डेंटल पेन होता है उस वजह से। तो जो डेंटल पेन है वो बेसिकली हार्ट अटैक की वजह से है, तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। या कोई साइकोसोमैटिक पेन है, स्ट्रेस वगैरह की वजह से पेन हो रहा है, तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर आपने देखा है कि नेक पेन अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। लार्ज एरिया को कवर कर रहा होता है, तो हम पेशेंट की टॉलरेंस के हिसाब से देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट के लिए देते हैं एंड देन रिपीट करते हैं, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो रहा हो तो आपको असेस करना होता है साथ साथ। देन हम देखें एडिमा या स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी आप इस करंट को अप्लाई करते हैं, आप लिम्फ को एलिवेट करवाते हैं, उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, इस करंट को अप्लाई करते हैं और सुपरफिशियल वेजोडाइलेशन होती है। जब वेजोडाइलेशन होती है तो वेस्टेज रिमूवल होता है, और सर्च फॉर्म में आप इस करंट को भी यूज़ कर सकते हैं। सर्च फॉर्म में यूज़ करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल पंपिंग एक्शन जैसे होता है वैसे ही सेम एज इट इज़ प्रोड्यूस होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए इस करंट को अप्लाई करते हुए। देन हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, वो कंडीशंस जिसमें करंट नहीं देते हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे करंट्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम होती है। लेकिन इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में अगर हम देखें तो स्किन लीजन्स हो गए, कोई स्किन डिजीज़ है या कोई इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन हुई है, तो वहाँ पे करंट अप्लाई नहीं करते हैं, और पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा होता या पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो ये करंट फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही समझ लें, क्योंकि आप इसको अप्लाई करेंगे तो पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जो जाके पेन को वापस से बढ़ा भी सकता है।
इन्फेक्शंस में अप्लाई नहीं करते, ट्यूमर्स में, ओपन वुंड्स में, प्रेगनेंसी में यूट्रस पे और नेक एरिया पे अप्लाई नहीं करते हैं। आई, ओवर द माउथ, फेरेंजियल रीजन पे अप्लाई नहीं करते हैं। डेंजर्स क्या हो सकते हैं, इशू क्या हो सकते हैं? वैसे तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हफ्ते में 4 से 6 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको अप्लाई किया कंटिन्यूस 3 दिन के लिए, अगर पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो आप डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ लार्ज एरियाज़ पे कवर करता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। इसके अलावा इसका डेंजर क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है अगर आप इसका ओवरडोज अप्लाई करेंगे, इसलिए 3 दिन के बाद मना कर दिया गया है। और मेटल इलेक्ट्रोड, अगर बेयर मेटल इलेक्ट्रोड है वो आपस में टकरा गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो बैंडेज है बहुत ज़्यादा लूज़ है तो वो उसकी बेसिस पे प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पे बर्न हो जाए, पेशेंट शॉक में जा सकता है और पेशेंट का पेन बढ़ भी सकता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे लो फ्रीक्वेंसी करंट सप्लाई होते हैं सारे, वैसे हम इसको भी अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स और पैड्स के ज़रिए। सबसे पहले आपने पेशेंट को प्रोसीजर समझाना है, फिर आपने वो चेक कर लेना है जिस एरिया को ट्रीट कर रहे हैं। आप देखेंगे सेंसेशन इंटैक्ट है नहीं इंटैक्ट है, वो चेक करके आपने कोई भी मेटल होगी उसको रिमूव कर देना है। वार्म वाटर में इलेक्ट्रोड सोक करने हैं, फिर आपने मोटर पॉइंट्स के ऊपर उसको स्टिमुलेशन के लिए अप्लाई कर देना है। बोनी प्रोमिनेंस पे आपने अप्लाई नहीं करना है और चेक कर लेंगे कि आपने आहिस्ता आहिस्ता करंट को स्लोली इंक्रीज़ करना है और सिर्फ इतना इंक्रीज़ करना है जहाँ तक पेशेंट कंफर्टेबल हो। और अगर आप कोई साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो फ़ौरन के फ़ौरन ही आप इसको रोक देंगे और लार्जर एरिया में ही आप इसको यूज़ करिएगा ताकि आपको मार्क्ड सेंसरी स्टिमुलेशन मिले, आपको पता चले। This is the reference book. If you want to read further, you can read from this book. That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.